में सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है, ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे शर्म अल शेख सम्मेलन का बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। मान्यवर, अब ये टेररिज्म की बात करते हैं। मैं इसमें भी पूरे देश की जनता को टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में। मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। अब मैं मान्यवर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए।
किया। और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताया देश की जनता को, कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते हैं मान्यवर। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। और ये हमें पूछते थे मान्यवर, अभी 25% बाकी। बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना आपका, जवाब दे रहे हैं आपका। पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने हर सवाल पूछा, हर सवाल जवाब सुनिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए। तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया मान्यवर। अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज, मारेगी तो सेना है ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना। तो वो भी ये कह रहे हैं सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर ये कहते हैं, साहब इसको बिठाओ जरा। हाँ प्लीज, बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं।
इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं, बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? नहीं, पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज। घर में, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको, ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय।
अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। डरो मत स्पीकर सर अभी डरो मत, सर डरो मत। मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे सर। और स्पीकर सर और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है।
प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है, मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जो सुरक्षाकर्मी, जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज़ उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत
जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये जोत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से, घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब ज़िले में गई तो उसको मना किया गया। अगले ज़िले में जाना पड़ा उसे। वो रोज़ सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए, उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी। So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. So, sir,
पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, contributing to almost 24.46% of global milk production. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway, protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre in 2014 and now rupees 56 per litre in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per litre. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की GST, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर, more than 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country and roughly 17% children are underweight, and yet most BJP ruled states do not serve eggs in midday meal scheme. This is the example of Poshan Kal in India. सर, अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। And not to forget that 2.8 crore fisher folk are employed directly in catching fish in the country and millions are employed in the value chain of selling fish and aquaculture. India stands 3rd in the world in the terms of fish production, contributing to 8% of global fish production and ranks 2nd in aquaculture production. The PM talks about blue revolution, but this government has allocated only 0.045% funds out of the total budget for the flagship scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana. Even after this meager allocation, they did not utilize 39% of the funds, and in 23-24, they did not utilize 24% of the funds allocated. और सर, भले ही सरकार को मणिपुर शब्द से एलर्जी हो, but the fact remains that 1.5 years of lack of governance in the state has led to endangering of the fish species in India's largest freshwater body in Manipur, the Loktak Lake. So the government has to generate employment opportunities, investment in areas such as exports, post-harvest processing, and import substitution. It has to deal with adversities like overfishing, depleting of fish stocks, pollution, disease outbreak, destruction of habitat, and climate change. So my own parliamentary constituency has assembly constituencies like Baruipur, Shonarpur, Bhangor, which are heavily dependent on these sectors for livelihood. Main crops grown are wheat, rice, vegetable, fruit, oilseed, pulses, cotton and jute, and animal husbandry is practiced mostly by women in the self-help groups in the South Chobbish Pargona. They rear a wide range of domestic animals, including cattle, poultry, goat, particularly the black Bengal goat and the Pekin duck. And I take extreme pride in saying that in the last 5 years of the TMC government, the CM Mamata Banerjee has allocated a massive amount
of 76,680 crore to agriculture and its allied sectors for their development. The government of West Bengal has achieved remarkable success in implementation of state schemes, namely Bangla Dairy. The state-owned company is providing financial incentive at the rate rupees 11.5 per litre of raw milk directly to the bank accounts of primary dairy farmers through milk unions. Bangla Dairy procured 3.55 crore kg milk in 2023, for which rupees 109 crore was paid to dairy farmers through direct benefit transfer. 47,900 fresh Kisan cards have been issued in the last 3 years for animal husbandry. Up to 30th November 2023, rupees 393 crore was sanctioned to margin. Despite a silent partnership and a result which was against the people of Tamil Nadu, Jallikattu was banned in Tamil Nadu when they were partners with Congress. It was Prime Minister Modi who removed it from that list. Appa inga poninga, appa yen kekala, appa Congress party yen kekala, ennaya apdi pandrenu, yen kekala. So, எப்ப பாரு மோடி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதம் சொல்றது தப்பு. அமைதியா உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கான தைரியம் இருக்கு உங்களுக்கு. That's one example, sir. Second example, I will say, sir. அமைதியா உட்கார்ந்து கேளுங்க, தைரியம் வச்சுக்கோங்க, மனசுல திடமா இருங்க. மனசுல திடத்தோட தமிழ பதில் சொல்றேன், கேட்டுக்கிட்டு போங்க, அங்க போய் சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டுல. சும்மா இங்க கத்தாதீங்க. Sir, second example. உங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க மைக், நீங்களும் பேசுங்க அப்ப. Sir, சென்னை மெட்ரோ இல்ல நீங்க சென்னை மெட்ரோ பத்தி பேசுறீங்க இல்ல, நான் உங்களுக்கு மெட்ரோ பத்தி சொல்றேன். மெட்ரோ பத்தி பேசுனீங்க, நான் மெட்ரோ பத்தி சொல்றேன். பின்ன அவரு எழுத கத்தலாமா அப்படி? நான் சொல்லக்கூடாது, நீங்க என்ன வேணா எனக்கு அகைன்ஸ்ட் பேசுவீங்களா? நான் பேசுவேன், அதிகாரத்தோட பேசுறேன், அவருக்கு அனுமதி கேட்டு பேசுறேன், அவங்க கிட்ட நான் அனுமதி கேட்டு பேசுறேன். You can't tell me that I can't say. மரியாதை இல்லாம அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா மெம்பருக்கு நான் சொல்லமா இல்லையா? அதுவும் அவர் தமிழ் புரியுதோ இல்லையோ? இல்லைங்க சிவா, நீங்க 2 முறை இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் பாக்குறேன், நீங்க நியாயத்தை பேசுறது இல்ல சிவா. நான் சாரி, உங்களுக்கு மன்னிப்போட சொல்றேன். நீங்க தயவு பண்ணி சிவா கிட்ட பேசுங்க. சார், மெட்ரோ பத்தி I'll say it in English, sir. Tirchi Siva was a very senior member. I respect him. We've had a lot of exchanges about differences in ideology. We've been talking. This is something which goes on. But since he raised the issue of metro, again I'm saying, it was the decision of the state government to not have the center do it, and it was a decision that they will do it themselves. This government or that government, I'm not getting into the picture. Now, if the state government has chosen to do it, it is their decision. And in a press conference later, when it was all charged against us, your urban development ministry is not sanctioning, you were supposed to get multilateral banks loans, you're not giving, Modi is not doing anything for Tamil Nadu. I was there in the press conference and explained it. Initially, central government said, we will get the multilateral assistance and support Chennai Metro Project 2, Phase 2. The state government, whichever the state government was, chose not to have it. From the center, they said, no, we'll do it ourselves. All right? Excuse me, sir, I am the minister. I was in the discussion when your ministers had come. I was the minister at that time. I heard it. Honorable Member Wilson, please go check it up with your own government. Mr. Wilson, No, I'm sorry. I've said this even in a press conference in Tamil Nadu. I'm saying it in English in Rajya Sabha. That decision of the state government, we honored and left it and said, whenever you want to think about it, come back. If you want, I'll get the multilateral loan. Then, last year, Prime Minister Modi said, we'll do that for them. Because Honorable Chief Minister from Tamil Nadu had come, met up with the Prime Minister and said, we would want you to take it. And Prime Minister conceded.
This is on record. This is on record. So two instances where the central government volunteered to say, "Appa Jallikattu ungaloda dhaan, unga sattathila neenga maathikana, dayavu panni neenga pannikanga." It is in your powers to change it and say Jallikattu will be allowed in Tamil Nadu. One second, Honorable Finance Minister. Honorable members, the reply to the discussion on the Union Budget 2025-26 is underway. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. to conclude today's business. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Thank you, Honorable Finance Minister. So, sir, in both instances, the centre kept saying we are willing to do it. But when it happened, even though they were alliance partner with the Congress, they didn't stop it. We didn't hold it against them, but we came and explained saying it is not us. It's not Prime Minister Modi who halted Jallikattu. On the contrary, we helped that even in the Supreme Court, we said, no, it should be part of Tamil Nadu's culture, so do. That was done by us. And so was this one, Metro, also done by us. Sir, highways, sir. Highways, 4,100 kilometers of national highways constructed in Tamil Nadu since 2014. 5 greenfield corridors being built under Bharatmala project in Tamil Nadu. Salem Airport operationalized under UDAN. New integrated terminal building phase 1 of Chennai International Airport developed at a cost of 1,260 crores. Social infrastructure. Over 12 lakh house built under PM Awas. Nearly 59 lakh households. Toilets constructed under Swachh Bharat mission. Nearly 89 lakh tap water connections provided under Jal Jeevan mission. 78 lakh Ayushman cards provided. 1,350 Jan Aushadhi Kendras operationalized. 1.6 crore Jan Dhan accounts opened. 5.7 crore Mudra accounts